बाइंडिंग में 2 बाइंडिंग आप करोगे, एसी बाइंडिंग है ना और डीसी बाइंडिंग। एसी बाइंडिंग और हम सबसे पहले जो है आपको पढ़ाएंगे डीसी बाइंडिंग। डीसी बाइंडिंग के टाइप, कितने टाइप की डीसी बाइंडिंग होती है। सॉरी एक बात के लिए आपका है नहीं, आप पूरा काफी ले लो, आपका नहीं होता है, ठीक है ना, जो डुप्लीकेट बना है ना, तो आपके उपयोग अगर आप चाहें तो कॉपी ले सकते हैं, शायद कुछ कम लिखने पड़ेगा, अगर जिसके पास नहीं है तो दे सकते कॉपी, कुछ कम लिख लेना सर। एक हम आपको लिखा देखो काफी लेना उसके बाद शांत रहो। मारो यार शांत रहो। इसलिए हम दिखा दे रहे हैं कि बाद में करना ये देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ डीसी बाइंडिंग। डीसी बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, तो जनरली इसको शुरू में कैटेगराइज किया गया था 2 कैटेगरी, ठीक है ना, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग और दूसरा वेव, ठीक है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग जनरली की जाती है जब हमको ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। पावर, अगर 2 मशीनें हैं, 2 जनरेटर मान लीजिए आपके पास है और दोनों की पावर सेम, दोनों डीसी मशीन की पावर सेम है, तो जब पावर, मुझे पता है कि पावर डीसी में 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से का मल्टीपल होता है वोल्टेज और करंट, ठीक है। अगर दोनों मशीनों की पावर सेम है तो हो सकता है किसी की वोल्टेज अधिक, किसी की करंट कम और किसी का करंट अधिक, वोल्टेज कम हो सकता है पावर सेम होने के बाद, हो सकता है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर 2 मशीनें जो जब हम कैसे इन दोनों को अलग अलग किया गया कि अगर दोनों मशीनों की पावर सेम, ठीक है, उस कंडीशन में अगर एक मशीन से हमें अधिक से अधिक करंट चाहिए जबकि वोल्टेज की वैल्यू कम मिले, यानी एक ऐसा डीसी जनरेटर, ठीक है, जिससे ज़्यादा मात्रा में करंट मिले और कम मात्रा में वोल्टेज, तो ऐसे डीसी जनरेटरों को हम जो बाइंडिंग करते हैं उसके आर्मेचर पर, उसको लैप बाइंडिंग करते हैं। कौन सी बाइंडिंग करते हैं? लैप। तो लैप बाइंडिंग का क्या है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम, ये कंपेयर दोनों में होता है और वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम, लैप बाइंडिंग। अगर सेम रेटिंग की दूसरी मशीन है उससे हम वोल्टेज अधिक और करंट कम लेना चाहते हैं तो उसमें हम वेव बाइंडिंग करते हैं, जहाँ पर करंट की वैल्यू मिनिमम और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब जितने डीसी जनरेटर है आपके, जितने डीसी जनरेटर, ठीक है, जो नॉर्मल लोग 220 वोल्ट ये सब देते हैं, उन सब में कौन सी बाइंडिंग होती है? वेव बाइंडिंग, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत कम होती है और वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा रहती है। वोल्टेज की वैल्यू नियर अबाउट 200 और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर या उससे भी कम होती है, ठीक है ना। तो ये सारे जो डीसी जनरेटर आपको जो मोबाइल चार्जर के लिए, यही सब चीज़ों के लिए जो वर्क करते हो डीसी जनरेटर, एसी नहीं, एसी हम जब पढ़ाएंगे तब एसी की बात करेंगे। अभी जो शादी विवाह में यूज होता है कौन सा जनरेटर होता है? एसी, एसी जनरेटर, जिसे अल्टरनेटर कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा जनरेटर होता है? एसी जनरेटर। उसमें से डीसी का कुछ डीसी कुछ पर्पज के लिए डीसी भी हम कनेक्शन, एक डीसी भी सप्लाई लेते हैं, जैसे इमरजेंसी में मोबाइल चार्ज कर सके या छोटे मोटे काम कर सके, तो हम डीसी सप्लाई उससे लेते हैं, लेकिन रेक्टिफाई करके, यानी आप लोग देखे होंगे कि जो अल्टरनेटर होता है जो शादी विवाह में, तो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक इंजन होता है और इससे कपल करके एक डायनेमो होता है। अल्टरनेटर ये तो आपका मैकेनिकल का पार्ट है, ये इंजन, ठीक है ना, ये इंजन का पार्ट हो गया, और ये आपका डायनेमो होता है। एक्चुअली में डायनेमो नहीं होता है, ये अल्टरनेटर होता है, ठीक है ना। कौन सा अल्टरनेटर? सिंक्रोनस। कौन सा होता है? सिंक्रोनस, ठीक है ना। ये जनरेटर
सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम अल्टरनेटर कहते हैं। ये आपके सिलेबस में रहा यस सर। पड़ेगा ना। तो उसका ये जो होता है वो अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर में जो करंट निकलती है, ठीक है ना, पी और एन के रूप में, हम वहाँ पर आप देखोगे एक टर्मिनल बॉक्स रहता है बड़ा, जी सर। ठीक है, जहाँ से दो वायर निकले, उसी टर्मिनल बॉक्स के अंदर दो वायर और रहते हैं जो छोड़े गए रहते हैं, वो डीसी सप्लाई देते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये एसी जनरेट करता है कि डीसी। तो याद रखना ये कौन सी करंट जनरेट करता है, AC। डीसी नहीं करता है। अगर हमको डीसी चाहिए होता है तो हम ये जो टर्मिनल बॉक्स होता है इसके ऊपर एक प्लेट होती है, जैसे 4 कोने का एक टर्मिनल बॉक्स रहता है अल्टरनेटर के ऊपर, देखोगे तो आप रहता है, उसके ऊपर एक प्लेट रहती है जिसके ऊपर दो टर्मिनल ऐसे बने होते हैं एसी सप्लाई, ठीक है ना, जहाँ से दो वायर निकला होता है। साथ में जब इसी प्लेट को खोल कर जब अंदर देखोगे तो एक रेक्टिफायर सर्किट बनी है, ठीक है ना। उसके प्लेट के जब नीचे ही वो ऊपर से देखोगे तो कौन कहाँ रेक्टिफायर सर्किट है, उस प्लेट को जब खोलते हैं तो नीचे की रेक्टिफायर सर्किट बनी होती है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। आएगा समझ में फिल्टर के साथ, क्योंकि हमें पता है कि अल्टरनेटर में जो फील्ड है, कभी कभी यही क्वेश्चन कह दिया जाता है कि अल्टरनेटर में डीसी करंट क्या रोल होता है, क्या रेक्टिफायर सर्किट लगाते हैं। तो आपको पता है कि पोल एक्साइटेशन के लिए डीसी करंट चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटर का जो मेन पोल होता है वो किस पर चलता है, डीसी पर डीसी। उसे कंटिन्यूअस करंट चाहिए होती है, डीसी करंट, ताकि वो परमानेंट मैग्नेट बना सके, ठीक है ना। आर्मेचर उसका जो वोल्टेज जनरेट करता है वो तो एसी करता है, लेकिन जो पोल होता है बीच में, जो पोल होता है, ठीक है ना, जो पोल होता है इस तरह करके ऐसे होता है ना, पोल होता है, तो आपको भी पता है कि इसका जो बाइंडिंग हुई है इसमें कौन सा सप्लाई डीसी। डीसी दौड़ती है। तो डीसी करंट जो दौड़ती है वो कहाँ, इसी आर्मेचर से इसको देते हैं, जो इसका आर्मेचर है इसी की सप्लाई यहाँ करते हैं। तो करोगे तो एसी पहुँच जाएगी यहाँ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो पी और एन निकला है तो यहाँ एक रेक्टिफायर सर्किट यूज करते हैं और इसमें पी और एन यहाँ सप्लाई देते हैं, इधर से प्लस माइनस देते हैं, ठीक है ना। यही सप्लाई जाकर यहाँ पर दी जाए। तो हमें जरूरत है कि मतलब कि पोल में, मेन पोल में सप्लाई देने के लिए डीसी तो हमें बनाना है ही, साथ में हम दो टर्मिनल और बाहर निकाल देते हैं इन केस अगर कभी हमें डीसी की ज़रूरत पड़ी किसी केस में। जैसे 12 वोल्ट अगर डीसी हमने बना लिया, अगर किसी की मोबाइल या कोई बैटरी अचानक चार्ज करनी हुई तो डायरेक्ट ले जाकर प्लस माइनस की कनेक्ट कर देंगे, चार्ज कर देंगे, किसी भी चार्जर की जरूरत नहीं, न किसी ट्रांसफार्मर। ऐसा समझ मेरा 12 वोल्ट की बैटरी है, सीधे सीधे ले जाकर टर्मिनल वहाँ कनेक्ट कर बैटरी में तो चार्ज कर देंगे, यानी वो अल्टरनेटर डायरेक्ट चार्ज कर देंगे। एक्चुअली में जो चार्जर होता है जिससे चार्ज रेक्टिफायर सर्किट, ऐसा समझ मिला, जो आपका चार्जर होता है रेक्टिफायर सर्किट होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो पिन आप लगाते हो जिससे हल्का हल्का करंट आता है ना डीसी सप्लाई, यस सर। तो 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई की जरूरत है। तो अगर डायरेक्ट हमको डीसी कहीं से मिल रहा है तो डायरेक्ट बैटरी में जाकर छोड़ दें, आप सब चार्जर की क्या है जी सर, सिंपल प्रोसेस। वो कन्वर्टर है ना। तो ये रेक्टिफायर को सर्किट होती है, ये सर्किट एक प्रकार से क्या होती है, कन्वर्टर होती है। क्या होती है, क्या कन्वर्ट करती है, एसी को टोटल 5 प्रकार के कन्वर्टर होते हैं, ये आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। एसी से एसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी से डीसी कन्वर्टर, डीसी से एसी कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, तो कितने प्रकार के पढ़ोगे, 5 प्रकार के कन्वर्टर पढ़ोगे। कभी कभी एक अलग फ्रिक्वेंसी के एसी को दूसरे फ्रिक्वेंसी में चेंज करना पड़ता है, तो एसी को एसी में ही चेंज करना पड़ रहा है, तो एसी उसको हम क्या कहेंगे, एसी टू एसी कन्वर्टर। कभी कभी डीसी को डीसी में चेंज करना पड़ता है, कभी कभी फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में, या वेरिएबल डीसी को फिक्स डीसी में अगर चेंज कर रहा है, यानी डीसी को डीसी में चेंज करना है। लेकिन एक क्या रहेगा, विदाउट फ्रिक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 जबकि दूसरे की फ्रिक्वेंसी है तो डीसी लेकिन फ्रिक्वेंसी के साथ। तो कभी कभी एक डीसी को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे एक कन्वर्टर क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। कुछ कन्वर्टर ऐसे होते हैं जो एसी को डीसी में करते हैं, तो ऐसे कन्वर्टर को कहते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर। कुछ कन्वर्टर ऐसे होते हैं कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को
एसी में कन्वर्ट करता है। बैटरी की सप्लाई को लेकर जो AC वोल्ट एसी सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो जो घरों में कन्वर्टर लगा होता है उसका पूरा नाम क्या है? इन्वर्टर कन्वर्टर सिस्टम कहा जाता है। उसका पूरा नाम क्या है? इन्वर्टर कन्वर्टर। भाई बात समझो, दो काम करता है एक साथ, दोनों लगा। इन्वर्ट भी करता है कन्वर्ट भी करता है। यस सर। कन्वर्ट किसे कहते हैं? जब एसी को डीसी में चेंज किया जाता है ऐसे सिस्टम को कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? AC को DC कन्वर्टर। जब एसी को डीसी में चेंज किया जाता है ऐसे सिस्टम क्या कहते हैं? कन्वर्टर कहते हैं। कन्वर्ट कर रहा है एसी को डीसी में, और जब डीसी को एसी में चेंज किया जाता है जिसे कहते हैं इन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वर्ट कर रहा है। तो एक्चुअली में दोनों काम करता है। जब बैटरी चार्ज करता है तो कन्वर्ट करता है, जब बैटरी से सप्लाई देता है तो इन्वर्ट करता है। तो एक्चुअली में वो क्या सिस्टम होता है? इन्वर्टर कन्वर्टर सिस्टम होता है। तो हम कन्वर्टर नहीं बोलते, कहते हैं इन्वर्टर। यस सर। जबकि रियलिटी में क्या है? इन्वर्टर कन्वर्टर सिस्टम। और लोगों से जुड़ा आपने जो पता ही नहीं रास्ते सब इन्वर्टर जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, बस वही जानेंगे। इन्वर्टर कन्वर्टर तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति तो जान जाएंगे कि इसका मतलब जाता है ये क्या है। इन्वर्टर तो सभी कहते हैं फिर मार्केट इन्वर्टर क्या हुआ? इन्वर्टर एक्चुअली में देखो, कन्वर्टर क्या होता है कि कन्वर्टर को हम यहाँ चार्जर कहते हैं बेसिकली। यस सर। क्या कहते हैं? चार्जर। कन्वर्टर सिस्टम को हम किस नाम से बुलाते हैं? चार्जर के नाम से बुलाते हैं। हम कभी भी कन्वर्ट चाह करते हैं तब जब हमें किसी चीज़ को चार्ज करने की जरूरत होती है, खासतौर से डीसी किसी सिस्टम को, बैटरी को, सेल को, तभी हम कन्वर्टर सिस्टम ज़्यादा यूज करते हैं। या हमको डीसी का इनपुट सप्लाई चाहिए होती तब। तो कन्वर्टर हर जगह यूज किया जाता है, उसे चार्जर के नाम से बोला जाता है। इस शब्द को हम वहाँ पर विलुप्त रखते हैं उस सिस्टम में। तो हम केवल उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जिसका रोल ज़्यादा होता है। इन्वर्टर का रोल वहाँ ज़्यादा होता है, कन्वर्टर का कम होता है। आई बात समझ में? बैटरी को चार्ज करते हैं, इसका रोल बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं कि वो बैटरी भी चार्ज कर रहा है। ठीक है। आप इन्वर्टर किसके लिए खरीदते हो? बेसिकली कि हम कहीं से सिंगल फेज की सप्लाई घर में लेकर आए हो, बैटरी को भी वो सिंगल फेज की सप्लाई बना कर दे ताकि हमको हमारे जो इलेक्ट्रिकल लोड है उन पर बर्डन न पड़े। ऐसा ना हो कि कभी वो डीसी पर चल रहा है कभी एसी पर चल रहा है, ऐसा ना, वो हमेशा एसी पर चल रहा है। इससे उसकी इफिशियंसी बनी रहती है। समझ ना। इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये सारे जितने इलेक्ट्रिकल लोड है आपके जो बने हुए, वो एक्चुअली में उसकी फ्रिक्वेंसी एक सेट होती है। अगर उस फ्रिक्वेंसी पर आप उसे कहीं चलाओगे तो उतना दिन नहीं चलेगा, जल्दी चल सकता है, हो सकता है कम आउटपुट दे, ये भी हो सकता है। सही। देखो सोलर सिस्टम का चीज अलग है, वो सिस्टम अलग है। हाँ, तो सोलर सिस्टम का जो पैटर्न जनरेशन सिस्टम है उसका सिस्टम अलग है। जब उसको पढ़ाएंगे हम सोलर सिस्टम आपको कभी तो हम समझा देंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। वो थोड़ा सा एक एनर्जी कन्वर्जन का वो दूसरा तरीका है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक इंजन से इलेक्ट्रिसिटी आप डायरेक्ट बना रहे हैं तो वो सिस्टम अलग है ना, ट्राई करते हैं। उसी तरह सोलर किसी एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करना वो अलग है। मैं यहाँ केवल इलेक्ट्रिसिटी में किया जा रहा है, लेकिन तो हम बता तो रहे हैं कि उसको पढ़ाएंगे। एक्चुअली में देखो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को समझिए, एनर्जी कन्वर्जन जो एनर्जी जनरेशन, एनर्जी के एक फॉर्म को जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसका सिस्टम अलग चीज है, वो अलग सिस्टम है। ठीक है। एक ही एनर्जी को एक रूप से कोई दूसरा रूप देंगे, ये चीजें अलग है। हम इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो हमारा क्या है कि एक चीज कॉमन रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक चीज उसमें कॉमन रहेगी, क्या चीज? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको छोड़कर हम नहीं जा सकते। और जब दूसरी एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, अब उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो एक फार्म से दूसरे फार्म, दूसरे फार्म से तीसरे फार्म से उसी में चेंज करते हैं। तो हम जो सिस्टम पढ़ते हैं अभी जो हम आपको कन्वर्टर को बता रहे हैं, इसमें आप एक चीज ये कॉमन रहेगा कि हर जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कोई एनर्जी नहीं मिलेगी।
चाहे कोई भी कन्वर्टर आप ले लो, हर जगह हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इसके सिवा किसी और एनर्जी का नाम लिया? नो सर। तो एक चीज कॉमन है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम उसी को केवल कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? कभी उसे सीधे चला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कूद कर चलो, ठीक है, कभी कह रहे हैं नहीं भागो तेजी से, है वो एक ही व्यक्ति। तो यहाँ हमारी एनर्जी एक है, इलेक्ट्रिकल नहीं। हम केवल उसके अंदर जो क्वांटिटियाँ है उनको चेंज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज नहीं करें। और सोलर सिस्टम क्या है? आप डायरेक्ट दूसरे एनर्जी को दूसरे में कर रहे हो। एनर्जी जनरेशन है सर। एनर्जी के आप चेंज कर रहे हो तो अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, सबका सिस्टम अलग अलग होता है। तो जब आएगा पावर प्लांट तो वहाँ बनता है, वहाँ चीज करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे, क्या कहाँ पे? ये सिस्टम समझे, ठीक है ना? ये अब देखो इसमें ये डायनेमो जो होता है ये अल्टरनेटर होता है, जो भी एसी सप्लाई करता है, डीसी नहीं करता। डीसी के लिए हम अलग से रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है ना? कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा जनरेटर, डीसी मशीन शुरू पढ़े रहते हैं ना सेकेंडरी वाले, बस डीसी मशीन पढ़े रहते हैं, उसको भी कहते हैं डीसी जनरेटर। डीसी नहीं जनरेटर, अल्टरनेटर है सर, अल्टरनेटर, ठीक है ना? हाँ, वो डीसी जनरेटर नहीं, अल्टरनेटर है। ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी और डीसी को एसी में चेंज करते हैं। कन्वर्टर इन्वर्टर सिस्टम। एक ऐसी डिवाइस बताओ जो अगर हम उसको सप्लाई दें, ठीक है, उल्टा कहते हैं, अगर हम उसको सप्लाई दें तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर उसको मैकेनिकल पावर है तो उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देगा। मोटर क्या है? मोटर एक ऐसी डिवाइस सर, जो मोटर। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल तथा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है। वो अकेले बिहेवियर चेंज नहीं करता। मोटर सर, डीसी मोटर। अभी डायनेमो का नाम लिए थे, यस सर। डायनेमो डायनेमो विद सर मोटर। डीसी मशीन, कोई ऐसा तुम्हारा मोटर है डीसी मोटर, डायनेमो को छोड़कर जहाँ परमानेंट मैग्नेट ना हो, इसके सिवा कोई ऐसा मोटर है जिसको अगर घुमाओगे तो सप्लाई देने लगेगा? नहीं दे पाएगा। डायनेमो परमानेंट मैग्नेट जो डीसी मशीन होती है, वही एक ऐसी डिवाइस है, इसीलिए उसको अलग नाम दिया गया है डायनेमो। मोटर जनरेटर से पता नहीं क्या होता है मोटर जनरेटर, वो अलग चीज होती है। आप उसके बाद हम बताएंगे मोटर जनरेटर सेट अलग चीज होती है, ठीक है ना? मोटर जनरेटर सेट जो होता है वो अलग चीज होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डायनेमो एक ऐसी डिवाइस है ग्लव की, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, जब उसे मैकेनिकल पावर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, और उसी को अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देते तो उसे मैकेनिकल में चेंज करता है। यानी उसका एक कवर है बॉडी, ठीक है ना, जिससे दो वायर निकले हैं, और एक उसका साथ मैकेनिकल पावर के लिए साथ हो गया, इलेक्ट्रिकल के लिए दो वायर। अगर कहीं से लाकर डीसी दे दिए तो आर्मेचर घूमने लगेगा, अगर यहाँ से सप्लाई छोड़ा दी इसको घुमा दिए तो यहाँ करंट दे देगा। ऐसा समझ रहा? यस सर। वो डायनेमो है, यानी अगर उसे घुमाओगे, हाथ से घुमाने लगे कस के, जितनी उसकी स्पीड चाहिए, यानी कौन सी स्पीड? क्रिटिकल स्पीड, वो अगर दे दिए तो सप्लाई देने लगेगा। अगर सप्लाई दे दिए तो मैकेनिकल बना लगेगा, यानी घूमने लगेगा। वो अकेले एक ऐसी डिवाइस है, इसके सिवा कोई डिवाइस नहीं जो एक ही डिवाइस एनर्जी के दोनों को आपस में चेंज करते। डायनेमो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पढ़े हो इसलिए बताते हैं, और नहीं सुने रहा है वो तो जान जाए। बाइक में यूज किया जाता है डायनेमो। बाइक जिसमें 4 व्हीलर होते हैं, और पहले पुरानी पहले की एडवांस जो साइकिलें कुछ बनाई जाती थी, तो आप लोग देखते हो कि साइकिल के आगे एक बत्ती लगी होती, ठीक है ना? तो जो साइकिल का रिम होता था, रिम वहाँ पर एक डायनेमो सेट कर दिया जाता था, आगे आगे लाइट जले लगा उसका साथ। यानी जब आप साइकिल चला रहे हो तो मैकेनिकल पावर उसको डायनेमो को दे रहे हो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर देता है, यानी आगे की लाइट जलती है। जब तक साइकिल चल रही है तब तक बत्ती जलती थी, साइकिल बंद लाइट क्या होगा?
अरे यार काहे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो बच्चे वाले जिसका कोई सेम है आपके पास क्या क्या आप लोग क्या समझते हैं कि हम पढ़ाते हैं हम थोड़ा देर से आपके बच्चों वाला सुनो क्वेश्चन। बाद में यही कमी नजर आए तो बैटरी में अरे साइकिल में एक छोटी सी बैटरी लगा दी है विचार साइकिल खड़ी भी रहे तब विपत्ति जल जाए तो वही डायनेमो आ लगाया जाता है। आपकी बाइक में जो बैटरी को चार्ज करता है क्या डायनेमो होता है। यस जब बाइक आपकी चलती है तो साथ में मोटर से कनेक्ट डायनेमो भी देता है तो डायनेमो चलता है और डीसी सप्लाई से डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करता है। वहाँ किसी एक किनारे सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती जी सर। क्योंकि वो डायरेक्ट डीसी देता है और उसी डीसी से आपकी बैटरी को वहाँ चार्ज बाइक जी सर। समझ आएगा कुछ दिन तक खड़ी करके देखो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी चार्ज हो चलेगी। ठीक है हाँ तो कार में 4 व्हीलर 2 व्हीलर में हाँ दोनों काम कर रहा है। जैसे जहाँ जब एक सारे अल्टरनेटर एक साथ बैलेंस कनेक्शन होते हैं वो सिंक्रोनिजन से बाहर आता है सर बाकी अल्टरनेटर जो बैलेंस कनेक्शन होते हैं तो सप्लाई करते हैं उसको टॉर्क लगने के लिए से रोटेट करेंगे। हाँ होगा इसकी दुनिया सर अलग है। सिंक्रोनस जनरेटर पढ़े हो क्या जैसे याद रखो टॉपिक मशीन क्या नहीं पढ़ा सब हैंड अब कभी आपको इस तरीके की चर्चा करना है देसी डीसी मशीन के बारे में कभी इतना क्लास लगाते हैं दूसरा तो बताएंगे कि देसी और डीसी मशीन क्या होता है एक्चुअली ठीक है ना थोड़ा सा आपको सिलेबस कितना है वाइंडिंग क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो बहुत मजा आता है लेकिन कब जब टाइम होता है यानी उस चीज से जैसे हम डीसी मशीन एक बार पढ़ाए थे अपने दुनिया में एक बार हम डीसी मशीन पढ़ाए थे तो उनको वो हमसे कह रहे थे कहते सर इस बार हम डीसी मशीन पढ़े हैं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कब डीसी मशीन खत्म है जितना कम से कम हो सकता है उतना हम उठाते हैं कम से कम हो ठीक है लेकिन भूलने नहीं देते कुछ न जाकर कुछ भी करके बताएगा हाँ तक समझे नहीं यार में मशीन क्या क्या होता है होती आप जब लड़का जाग जाएगा तो जैसे आप कुछ टॉपिक की बात करोगे उसके दिमाग में चलने लगेगा कि ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन में होता है ये चीज ऐसे रोटेट करती है ऐसे ठीक है तुरंत इसके अकॉर्डिंग जवाब दें नहीं ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं एक्चुअली में डीसी कभी बनती ही नहीं लेकिन डीसी मशीन शुरू में जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल मशीन वो कभी डीसी जनरेट ही नहीं रियल की है ठीक है ना चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हमेशा जनरेट क्या होती है एसी ये आप लोग भी पढ़े चलो पहले टॉपिक पर लैब और वेब ज़्यादा मशीन पर इतना डिटेल पढ़ाएंगे तो बाबा सर क्या करेंगे यस सर मशीन आप तक सर समझे नहीं है तो लैब और वेब समझ में आया यस सर लैब और वेब में थोड़ी सी चेंजेस किया गया लैब और वेब का अगर जैसे हम लैब बाइंडिंग की बात करें तो लैब बाइंडिंग में 2 तरीके की बाइंडिंग और बनाई गई एक वो बाइंडिंग जो प्रोग्रेस कर रही थी यानी लैपिंग करते हुए आगे बढ़ रही और एक ऐसी बाइंडिंग जो लैपिंग करते हुए पीछे आ रही थी यानी देखने में तो दोनों एक जैसी लगी लेकिन जब आप टर्न चेक करोगे तो एक ऐसा लगेगा कि वहां से शुरुआत करते हुए लपेटते आगे इधर बढ़ रहे और दूसरे को देखोगे तो लगेगा कि ऐसे लपेटते हुए आगे बढ़ रहे पीछे ठीक है तो उन दोनों डायरेक्शनों को अलग अलग नाम दिया गया ठीक है एक को कहा गया प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और दूसरे को कहा गया रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग क्या कहा गया रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव तो लैब के 2 पार्ट होते हैं पहला होता है प्रोग्रेसिव और दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव ठीक है ना एक प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है दूसरी होती है रेट्रोग्रेसिव वो देखने में दोनों एक जैसी लगती है इसका डिफरेंस वेब बाइंडिंग में समझ में आता है लैब बाइंडिंग में नहीं अरे उल्टा करें लैब बाइंडिंग में समझ में आता है वेब बाइंडिंग में समझ नहीं आता कौन प्रोग्रेसिव और कौन रेट्रोग्रेसिव
ठीक है ना। जब करोगे बाइंडिंग तो समझ में आएगा। तो दो कैटेगरी बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि दो इसमें बढ़ी तो दो इसमें बढ़ेगी। जी। लेकिन यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग भी प्रोग्रेसिव की तरह दिखती है और प्रोग्रेसिव भी रेट्रोग्रेसिव की तरह दिखती है। इसीलिए यहाँ पर केवल एक ही बाइंडिंग का जिक्र होता है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव वे में नहीं पड़ती, दोनों बाइंडिंग सेम दिखती है। इसीलिए वहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, केवल और केवल प्रोग्रेसिव की जाती है, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग नहीं की जाती। अब आता है लेट्स और लेयर। ये नई चीजें आ रही है, ठीक है ना। बाइंडिंग तीन टाइप की होती है, सिंप्लेक्स, डबल एक्स और ट्रिपल एक्स। तीन बाइंडिंग, उसमें भी जाकर सिंगल लेयर, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर। तो लेट्स और लेयर में हम आपको अंतर बता देते हैं कि क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव में जो होता है वो तीन टाइप की बाइंडिंग आती है प्रोग्रेसिव में, ठीक है ना। सिंप्लेक्स, डबल एक्स, ये सब क्या है सर? और ट्रिपल एक्स, ठीक है ना। तीन बाइंडिंग, ठीक है। तो अगर प्रोग्रेसिव में तीन आते हैं तो तीन किस में आते हैं? हाँ, इसमें भी तीन आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही सेम कंडीशन इसमें भी है। और हर एक लेट्स में लेयरों की अलग अलग संख्या होती है, इसलिए सिंप्लेक्स में तीन लेयर की बाइंडिंग आती है, सिंगल लेयर, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर। तो अगर सिंप्लेक्स में ये तीन टाइप आती है तो तीन टाइप डबल एक्स में भी आती है और यही तीन टाइप यहाँ पर भी आती है, समझ आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ज्वाइंट कर दे, इन तीनों के तीन तीन खाब होते हैं। हम बताए ना कि जिस दिन बाइंडिंग पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे कि डीसी बाइंडिंग क्या है। अभी जो पढ़ रहे थे ना लैप और वेट, वही रख के पढ़े थे। यस सर। तो लैप बाइंडिंग के टाइप समझ में आया कितने टाइप की होती है? यस। अब वेव बाइंडिंग जो होती है वो केवल प्रोग्रेसिव होती है, केवल क्या होती है, लेकिन प्रोग्रेसिव में भी ये तीन होते हैं और हर एक के तीन तीन और पार्ट होते हैं। डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, वो आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। तो वेव में क्या होती है, प्रोग्रेसिव के तीन टाइप होते हैं, सिंप्लेक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। सिंप्लेक्स के तीन भाग होते हैं, डबल एक्स के भी तीन होते हैं और इसके तीन भाग होते हैं। ट्रिपल लेयर, हाँ। जहां जिसकी जरूरत पड़ती है, अब बाइंडिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि डीसी मशीन जो होती है वो इतने टाइप की क्यों बनाई जाती है। एक्चुअली में चेंजेस कहाँ होता है आकर बाइंडिंगों में। जिस डीसी मशीन की जैसी रिक्वायर्ड रहती है उसी हिसाब से इसमें बाइंडिंग की जाती है। तो देखने में दो डीसी मशीनें एक जैसी लगेगी लेकिन दोनों अलग अलग वर्क के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। जिसका जैसा वर्क रहता है, जहाँ यूज करना है उस हिसाब से उसमें बाइंडिंग की जाती है। अब लेट्स और लेयर में अंतर बता देते हैं। स्लॉट क्या होता है, स्लॉट जानते हो आर्मेचर में एक स्लॉट होता है, एक नहीं कोई होते हैं, ठीक है ना। हम एक स्लॉट की बात करें, इस स्लॉट में कंडक्टर के रखने को ही लेयर में अलग अलग डिफाइन किया गया है कि कंडक्टर रखे कैसे जाते हैं। जैसे इसमें अगर एक कंडक्टर यहाँ और दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, ये बाइंडिंग क्या कहलाएगी, ट्रिपल लेयर बाइंडिंग,
कितने लेयर है कंडक्टरों के? 3 लेयर। कंडक्टरों की कितने लेयर हुए? 3 लेयर। तो ऐसी मशीनों को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल लेयर बाइंडिंग की गई। अब ये सिंपलेक्स है कि डबलेक्स है, ये डिपेंड करता है कि जब साइड साइड कंडक्टर होते हैं, जैसे एक कंडक्टर यहाँ दूसरा यहाँ, सिंपलेक्स डबलेक्स। कौन सी बाइंडिंग है? सिंपलेक्स है। कौन सा लेयर? डबलेक्स है ना। यस सर। अगर एक कंडक्टर है स्लॉट में तो सिंपलेक्स और सिंगल लेयर की बाइंडिंग कराती है। केवल स्लॉट में एक कंडक्टर है तो सिंगल लेयर। अगर स्लॉट साइड साइड रखे हैं तो कहलाती है डबलेक्स सिंगल लेयर। लेयर इसमें नहीं बन रहा है तो एक बाइंडिंग क्या कराएगी? डबलेक्स सिंगल लेयर। हम और भी अंतर बताएंगे इसमें। अगर इसमें 4 कंडक्टर हो गए तो क्या कराएगी बाइंडिंग? डबल एक्स डबल लेयर की बाइंडिंग। ठीक। और अगर 6 कंडक्टर हो गए तो डबल एक्स ट्रिपल लेयर की बाइंडिंग। ठीक है। और अगर उसी स्लॉट में ऐसा हो गया समझ में आया? लेयर में तो समझ में आ रहा है ना कि जब उस स्लॉट में, यानी स्लॉट की जो डेप्थ होती है वो किसी भी मशीन के लिए मायने रखती है। स्लॉट की जो डेप्थ होती है वो भी मशीन के लिए मायने रखती है। स्लॉट की चौड़ाई जो होती है और डेप्थ दोनों किसी मशीन के लिए मायने रखती है, क्योंकि उसका जो स्लॉट होता है वो डिजाइन किया जाता है कि कौन सी इसमें से बाइंडिंग रखनी है और कितने लेयर की रखनी है। उसी हिसाब से स्लॉट की चौड़ाई और इसकी डेप्थ दोनों बनाई जाती है। ठीक है। अगर साइड साइड कंडक्टर पड़ रहे हैं तो उसको हम लेग्स कहते हैं। एक कंडक्टर है सिंपलेक्स, 2 कंडक्टर साइड साइड है तो डबल है तो अगर इसके ऊपर लेयर बनने लगे तो सिंगल लेयर, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर। समझ आया? यानी ट्रिपल लेयर में कंडक्टरों की संख्या, अगर कोई पूछ दे ट्रिपल एक्स ऐसे कहते हैं कि ट्रिपल लेयर में कुल कंडक्टरों की संख्या कितनी होती है? 9। डबल एक्स ट्रिपल लेयर में 6। सिंपलेक्स डबल एक्स ट्रिपल लेयर में 6। डबल एक्स डबल लेयर में 4। सिंपलेक्स ट्रिपल लेयर में 3। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बाइंडिंग का पूछा जाता है ना। यस सर। अब लेग्स का जो एक्चुअली में लेग्स जो बनाया गया था वो इस तरह बनाया गया था कि कोई डीसी मशीन है और हमको 230 वोल्ट ही चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कि मशीन को थोड़ा सा हैवी बनाना, यानी पावर ज्यादा चाहिए, वोल्टेज तो 230 चाहिए लेकिन पावर ज्यादा लेनी, तो वहाँ लेग्सों की संख्या बढ़ती है। लेयर नहीं बढ़ते, किसकी संख्या बढ़ती है? लेग्स की संख्या बढ़ती है। जब पावर मशीन की बढ़ती जाती है तो एक ही स्लॉट में सिंगल लेयर में ही लेग्स की संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे देखो मशीन डीसी पढ़े हो इसलिए इतना डिग्री हम नहीं बताए। जैसे मान लो कि ये आर्मेचर है, इसमें बाइंडिंग बिछानी, ठीक है ना, इसमें बाइंडिंग बिछानी है। एक स्लॉट यहाँ है और एक स्लॉट यहाँ पर है, एक स्लॉट यहाँ है और एक स्लॉट यहाँ है। सपोज 4 स्लॉट है, ठीक है ना, 4 स्लॉट है। उसमें एक बाइंडिंग हम उठाकर इसमें रख दिए, 2 स्लॉट में एक बाइंडिंग 2 स्लॉट लगी और एक बाइंडिंग उठाकर इसमें रख, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि ये मशीन थोड़ा और हैवी पावर जनरेट करे, तो हम क्या करेंगे? एक और बाइंडिंग उठाए और लाकर किसी के पैरेलल में रख, और एक और बाइंडिंग उठाए और इसी के साइड साइड से ऊपर लेयर न बनाकर हमने लेस क्या किया? बढ़ा दिया। अब ये डबल एक्स सिंगल लेयर की पावर डबल पावर के साथ ही काम करेगी। यानी पहले ये बनाएगी अभी भी 230 ही वोल्ट, क्योंकि स्लॉट की संख्या और ये सारी चीजें तो देखो हमने पिच किसी की चेंज नहीं की, पिच नहीं चेंज की ना, पिच तो अगर चर्चा करेंगे पिच का, हमने ना पिच चेंज की ना बाइंडिंग का कोई रूप चेंज किया, ठीक है ना। कैसा रहता है पहले लैब का बाद में हमने वे बना दिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो कंडक्टर थे उनकी संख्या हमने डबल कर,
यानी अभी दुगनी एफिशिएंसी के साथ काम है। यस सर। मशीन दुगनी पावर वाली हो गई ना डायरेक्ट। पहले 7 सवार बना रही थी और 7 दूनी 14 सवार डायरेक्ट जरूर करेगी। समझ आएगा? तो जब लेग्स की संख्या बढ़ती है तो पावर डायरेक्ट दुगनी दुगनी बढ़ती है। तो जब हैवी मशीन बनाई जाती है तो किसकी संख्या बढ़ती है? लेग्स। और जब वोल्टेज और करंट बढ़ाने की बात होती है तो किसकी संख्या बढ़ती है? लेयर। किसकी संख्या बढ़ती है? लेयर। उसमें पावर भी बढ़ती है, लेकिन जब वोल्टेज करंट में ज़्यादा वेरिएशन आता है तो लेयर की संख्या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब डिटेल में पढ़ोगे तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डबल ए सिंगल लेयर में टोटल कंडक्टर की संख्या ठीक है। तो दो कभी कभी पूछ देता है डबल लेयर में पूर्ण एक स्लॉट में कंडक्टरों की संख्या कितनी है? तो 4, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन अब पता चला डबल की बात करें तो 2 ही होगी, उसमें पहले ऑप्शन 2 रहेंगे। ऑप्शन में पहले ऑप्शन 2 ही शुरुआत करेंगे और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन 4 देंगे। समझ रहे हो ना? लड़का जैसे डबल सुना 2 बार आगे नहीं जानता है तो अभी तक डीसी मशीन में डबल में नहीं पढ़ा, डबल कोई चीज़ है तो 2 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों चीजें पढ़ ले। आपके सिलेबस में केवल और केवल सिंप्लेक्स बाइंडिंग है, डबलेक्स और ट्रिपलेक्स नहीं सिलेबस न तो डिप्लोमा के सिलेबस में और न तो यहाँ ड्राइंग के सिलेबस। मतलब कि जो डिप्लोमा में आपने जो मशीनें किसी पढ़ी हुई है वहाँ पर और यहाँ ड्राइंग में दोनों जगह अगर कोई बाइंडिंग आपको पढ़ाई जाती है तो केवल और केवल सिंप्लेक्स। इसीलिए कोई टीचर डिप्लोमा में इसकी बात नहीं करता है। जब भी बात करेगा तो किसकी बात करेगा? लेयर में भी ट्रिपल लेयर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। कहाँ से पढ़ाते हैं? सिंगल डबल, केवल डबल लेयर। यह डिप्लोमा का सिलेबस रखा गया है। ये जो पूरा सिलेबस है ये बीटेक और एमटेक में पढ़ाया जाता है, जब बाइंडिंग डिटेल में बच्चों को पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ ये डिटेल पढ़ाया जाता है। हम आपसे जो सीट बनवाएंगे तो केवल और केवल सिंप्लेक्स बाइंडिंग डबल लेयर तक हम सीट बनवाएंगे। सीट पूरा नहीं बनवाएंगे, हमने बता दिया कि आपको जानो कि रियलिटी में कितने प्रकार की बाइंडिंग होती है। उसका जो सीट हम बनवाने लगे तो केवल बाइंडिंग में पूरी सीट 12 की 12 सीट बाइंडिंग, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस पता चला आपको क्या पढ़ना है? यस सर। केवल बस सिंप्लेक्स बाइंडिंग पढ़ना है और उसमें डबल लेयर, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव लाइफ में प्रोग्रेसिव इंटरग्रेसिव दोनों पढ़ना है और वेब में केवल और केवल प्रोग्रेसिव। तो टोटल कितनी बाइंडिंगें आपको बनानी है, यानी एग्जाम में आने की संभावना है? देखिए कितने। पहले हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। लाइफ की प्रोग्रेसिव में 1 2 3 2, ठीक है ना। तो 2 4 और 4 2 6। आपको इस सिलेबस में टोटल बाइंडिंग की टाइप कितने हैं? 6। यानी 6 बाइंडिंग अगर आपने बना लिया तो हो गया, ठीक है ना। 6 बाइंडिंग अगर आप बना लोगे तो आपका हो गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक्चुअली में कितने प्रकार होते हैं बाइंडिंग के? तो 3 3 6 3 9 9 3 के 9 3 के 18 और 9 3 27 टोटल बाइंडिंग कितनी होती है? 27 27। 20 से आपको पढ़ना कितना है? 6। 27 21 आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है ना। टोटल डीसी मशीनें 27 प्रकार की, केवल हम कुछ नहीं चेंज करेंगे कंडक्टर, केवल बाइंडिंग चेंज करके 27 प्रकार की मशीनें हम बना सकते हैं डीसी। एक ही कंस्ट्रक्शन की 27 मशीनें चाहे तो हम बना सकते। केवल अभी बाकी आगे और चेंजेस करोगे उसमें कंस्ट्रक्शन में तो सोचो कितनी वैरायटी बनती होगी डीसी। ये केवल बाइंडिंग चेंज करके आप 27 टाइप की मशीनें बना सकते हैं। कितना समझ में आया? आपने जो बताया है कि इसका क्या मतलब दोनों का रेशियो चेंज कर सकते हैं। आपने कहा अलग लेयर बढ़ाते हैं, क्या करंट बढ़ता है, करंट से बढ़ते हैं। इसमें बढ़ाओ तो करंट पड़ेगा, उसमें बढ़ाओ तो वोल्टेज बढ़ेगी। सिंगल लेयर
इसीलिए तो हमने वोल्टेज और दोनों बना दिया कि अगर वोल्टेज और करंट चेंज करना होता है तो क्या बनाते हैं, लेयर बढ़ाते हैं। अब लेयर के साथ साथ कनेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये याद रखिए। कनेक्शन बाइंडिंग करने के बाद कनेक्शन इम्पोर्टेंट चीज होता है, और कनेक्शन हम आपको जब पढ़ाएंगे बाइंडिंग में बताएंगे कनेक्शन क्या है। ठीक, ये टाइप समझ में आया सबके? यस सर। टाइपिंग बोलोगे है सर। चलो ये टाइप है। अब हम कुछ काम की बात करते हैं, बाइंडिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं जिसको बगैर पढ़े नहीं पढ़ा जा सकता है। बाइंडिंग, ये टाइप ऑफ बाइंडिंग, टाइप ऑफ बाइंडिंग। अब टर्म्स ऑफ बाइंडिंग, कुछ टर्म्स ऑफ कुछ बातें करे जाएंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बाइंडिंग टर्म जो है वो है कंडक्टर, इसे कहते हैं टर्म्स ऑफ बाइंडिंग। डीसी बाइंडिंग लिख लेना, बाइंडिंग है पहले कंडक्टर। टर्म्स ऑफ डीसी बाइंडिंग, कंडक्टर किसे कहते हैं, क्या करंट को कैरी करता है, करंट का एक कंडक्टर होता है। आएगा समझ में? तो बाइंडिंग का वह भाग जो स्लॉट में उपस्थित होता है, क्या होता है, स्लॉट। स्लॉट के बाहर नहीं। आएगा समझ में? बाइंडिंग का वह हिस्सा जो कहाँ रखा होता है, स्लॉट में, या जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है या जो टार्क प्रोड्यूस कराता है। मोटर और जनरेटर के जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस करता है, मोटर में जो टार्क जनरेट करता है, या बाइंडिंग का वह हिस्सा जो स्लॉट में उपस्थित होता है, इसका उस हिस्से को क्या कंडक्टर। कहते हैं? कंडक्टर। जैसे अगर हम बात कर दें कि मान लो कि किसी आर्मेचर को ऐसे रोटेट करके इस तरह रख दिया गया, तो इसमें स्लॉट होंगे ऐसे बने, इसमें स्लॉट बने हैं। एक बाइंडिंग रखना है, एक बाइंडिंग, बाइंडिंग कैसे रखोगे, मान लो कि एक बाइंडिंग आए इस तरह करके, एक बाइंडिंग हम रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा पार्ट कंडक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है इसी को कंडक्टर करो। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये कंडक्टर नहीं है, ये केवल कनेक्शन कर रहा है बस, ये करंट आगे फ्लो करे दूसरे कंडक्टर। आएगा समझ में? यह एक रास्ता केवल प्रोवाइड करता है, वो कंडक्टर नहीं उसे काउंट किया जाता। बाइंडिंग के उस भाग को जहाँ कोई जनरेशन नहीं होता है या जो स्लॉट में उपस्थित नहीं होता है उसे कंडक्टर नहीं कहते। आएगा समझ में? वो ये केवल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ बनने वाली करंट को ये आगे तक पहुँचाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है क्योंकि ये जनरेशन नहीं करता है, ये जनरेशन नहीं करता है, न तो टार्क डेवलप करता है और न तो ये आर्मेचर के स्लॉट में होता है, ये स्लॉट के बाहर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बाइंडिंग का वह हिस्सा जो केवल स्लॉट में होता है उसी को कंडक्टर कहते हैं, यानी जो काम का है बाइंडिंग का वह हिस्सा जो काम का है उसी को कंडक्टर कहा जाता है, बाकी को नहीं। कंडक्टर के बाद दूसरा आता है क्वाइल। क्या आता है, अरे टर्न, क्या आता है, टर्न। टर्न किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ इसको कहते क्या है, इस कंडक्टर को कहते क्या? अगर कंडक्टर नहीं कहते तो बाइंडिंग के इस हिस्से को हम कहते क्या? कनेक्टिंग वायर। हाँ, पीछ नहीं, कंडक्टर को बता, इधर कंडक्टर को मतलब बाइंडिंग का ये हिस्सा जो कोई जनरेशन से करता है कहते क्या? कनेक्टिंग वायर है सर, कनेक्ट कर रहे हैं। और कोई नाम नहीं बता पाएगा। नंबर 2 टर्न। बाहर सिस्टम में कहाँ चलेंगे?
डीबी पड़ा है। समझ में आया है। अब सुनो, जब दो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को किसी वायर के द्वारा ऐसे जोड़ा जाता है तो उस कनेक्शन को एक नाम देते हैं जम्पर कनेक्शन। जंपर वायर ये भी सर डीबी का है। जंपर वायर सर डीबी का है। एक्चुअली में वायरिंग का हुआ हिस्सा जो केवल करंट फ्लो कराता है वो जम्पर वायर होता है। यस अगर जम्पर वायर होगा तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होना चाहिए ना सर, जिससे उसको अलग से लपेटना चाहिए। वो हमको पता है कि आप पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, कि जो अलग से जाता है उसको जम्पर कहते हैं। यहाँ पर ये जम्पर ही कहलाता है। ये एक्चुअली में दो अलग अलग कंडक्टर है, ज्वाइंट नहीं है इन दोनों के बीच, बस यही अंतर है कि मेन कंडक्टर और इस वायर के बीच कोई ज्वाइंट नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये वायर जो होता है वो क्या, ये जम्पर वायर होता है, यानी ये कनेक्शन नहीं करता है। वायरिंग का वह हिस्सा जो दो कंडक्टर को क्या करता है, जोड़ता है। समझ गया? इसका एक और नाम है, बड़ा अच्छा नाम है लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। हम सोचे कि शायद तुम लोग कुछ बता दोगे तो याद आ जाए, लेकिन कोई ऐसा लिखे नहीं दिया तो याद आए। हम सोच कर बता देंगे, लेकिन इसको जम्पर वायर नहीं कहते। यहाँ पर देखो, बाकी कंडक्टर की डिफिनेशन तो आप बाहर भी पढ़े हो ना, जिसमें करंट फ्लो होती है उसे कंडक्टर कहते हैं। ये बाइंडिंग के टर्म पढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग के हिसाब से बता, ठीक है ना? हाँ, ये इलेक्ट्रिकल क्या अलग का सिस्टम नहीं पढ़े, ये बाइंडिंग पढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग के हिसाब से इसकी डिफिनेशन। तो यहाँ पर दिस इज द कंडक्टर और दैट इज द पानी यार। जम्पर। टर्म क्या होता है, जब दो कंडक्टर जम्पर वायर के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक लूप का निर्माण करते हैं, ऐसे लूप को क्या कहते हैं, टर्न कहते हैं, जिसमें दो कंडक्टर, दो से ज्यादा नहीं, कितने हैं, दो कंडक्टर। अब टर्न्स किसे कहते हैं, टर्न, ठीक है, याद रखना। टर्न किसे कहते हैं, जब दो कंडक्टर किसी जम्पर वायर के थ्रू एक लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, टर्न कहते हैं। टर्न कहते हैं, टर्न नहीं, टर्न कहते हैं। टर्न में मतलब केवल दो ही कंडक्टर है, दो से ज्यादा नहीं। एक टर्न की बात होगी, ठीक है, एक टर्न की बात है कि केवल दो कंडक्टर, दो से ज्यादा कंडक्टर नहीं होंगे। और टर्न क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक टर्न, एक टर्न मत कहें, जहां दो या दो से अधिक टर्न किसका निर्माण करते हैं, टर्न्स का करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, टर्न्स। अरे टर्न मतलब ढेर सारे टर्न अगर कहते हैं तो जहां कम से कम दो टर्न अवेलेबल, कम से कम कितने, दो टर्न। तो दो या दो से अधिक टर्न मिलकर क्या बनाते हैं, टर्न बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं क्वाइल। क्या कहते हैं, वाई। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है दो, देखो क्वाइल और टर्न्स में ऐसा होता है। ये दोनों अगर अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं, हम कुछ हद तक कहते हैं कि क्वाइल जो है टर्न्स के बराबर होती है, लेकिन हर जगह नहीं। क्वाइल किसे कहते हैं, हम इसको भी क्वाइल ही कहते हैं। अब समझ में आएगा तुम लोग थोड़ा सा। देखो क्वाइल किसे कहते हैं, क्वाइल की डिफिनेशन अगला जो टर्म है वो क्या है, टर्न हूँ। क्वाइल किसे कहते हैं, जब सुनो, जब एक या एक से अधिक टर्म मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं, सुन लो उसके बाद, एक या एक से अधिक टर्न मिलकर क्वाइल बनाते हैं। इसीलिए हमने दोनों शामिल वाली
टर्न्स और क्वाइल में अंतर समझ में आया? यस सर। टर्न्स में कम से कम 2 टर्न होने चाहिए, जबकि क्वाइल 1 टर्न की भी हो सकती है। आई ना समझ में? तो 1 या 1 से अधिक टर्न जब मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्वाइल पे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर एक टर्न या टर्न्स क्वाइल होती है, लेकिन प्रत्येक क्वाइल टर्न नहीं होती। है ना समझ में? हर एक टर्न क्वाइल हो सकता है, लेकिन हर एक क्वाइल टर्न नहीं हो सकती। समझ में नहीं आया। हर एक टर्न क्वाइल हो सकता है, लेकिन हर एक क्वाइल टर्न नहीं हो सकती। ये याद है, एक टर्न क्वाइल हो सकता है, लेकिन क्वाइल हमें नहीं पता ना कितने टर्न। भाई 1 टर्न रहेगी तब भी एक क्वाइल कहोगे, 1 टर्न रहेगा तब भी एक क्वाइल कहोगे। तो अगर मैं कह दूं कि एक क्वाइल मेरे पास है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो टर्न है कि टर्न्स है? कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। हो सकता है एक ही टर्न का क्वाइल हो, या हो सकता है ज्यादा टर्न्स के हो। तो हर एक टर्न तो क्वाइल हो सकता है, लेकिन हर एक क्वाइल जरूरी टर्न हो। आई बात समझ में ना? हर एक क्वाइल टर्न नहीं हो सकती, लेकिन हर एक टर्न क्वाइल हो सकती है। ये लूप और मेश वाला है। Yes, समझ sir. में आया? हाँ, बस वही अंतर है। अब आता है बाइंडिंग। पांचवा टर्म क्या है? सर अभी तक तो यही पढ़ रहे हैं। अब असली रूप में बना बाइंडिंग किसे कहते हैं? ठीक है ना? अब सुनो, एक या एक से अधिक क्वाइल जब मिलती है, एक या एक से अधिक क्वाइल जब मिलती है तो किसका निर्माण करती है? बाइंडिंग। बाइंडिंग। एक बाइंडिंग एक ही क्वाइल चाहेगी तो पूरी बाइंडिंग कर सकती है। हाँ, एक ही क्वाइल में बाइंडिंग हो सकता है, बताइए नहीं कैसे। एक या एक से अधिक क्वाइल क्या निर्माण करती है? किसका? बाइंडिंग। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक क्वाइल बाइंडिंग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक बाइंडिंग क्वाइल नहीं हो सकती। बाइंडिंग का निर्माण करती है कहाँ सोच रहे प्रत्येक क्वाइल जो है बाइंडिंग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक बाइंडिंग क्वाइल नहीं हो सकती। प्रत्येक क्वाइल बाइंडिंग हो सकती है। हाँ, ये लोड और जंक्शन वाला केस है, समझ रहे हो? जी। लोड और जंक्शन वाला केस एसीटी पढ़े हो ना? Yes, sir. हाँ, तो बस वही केस है कि हर एक लोड जंक्शन हो सकता है, लेकिन हर जंक्शन लोड नहीं हो सकता। इसकी मोबाइल गिरी। ठीक, बस इतने अंतर है। हर एक लोड जंक्शन हो सकता है, लेकिन हर जंक्शन लोड नहीं हो सकता। अब देखो कैसे, अब थोड़ा सा और समझा देते हैं कि एक क्वाइल बाइंडिंग कैसे हो सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का कि सर एक क्वाइल बाइंडिंग पूरा कैसे हो? हम तो देखते हैं ढेर सारे क्वाइल बैठे करते हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि अगर हम वायरों का एक क्वाइल बनाए तो बड़ी सी क्वाइल, यस सर। ठीक, समझ रहे हो ना? एक खूब बड़ी क्वाइल बनाए, बड़ी सी, एक ही क्वाइल रहे हो तो इस तरह स्लॉट बने होते हैं। तो किसी में हम रख कर बता देंगे बाइंडिंग और क्वाइल में क्या अंतर है। देखो इसी को। आपके पास मान लो कि एक क्वाइल ये है, एक क्वाइल ये है और एक क्वाइल ये है, 3 क्वाइल ये है और एक ही क्वाइल है जो थोड़ी बड़ी है। तो एक क्वाइल से 2 कंडक्टर निकले होते हैं ना? यस सर। एक क्वाइल से 2 कंडक्टर फाइनल निकले होते हैं, ठीक? तो ये भी क्या है? पूरा एक क्वाइल है ना, और ये भी छोटी छोटी क्वाइलें हैं। हम इन्हीं क्वाइलों को उठाकर इसमें रखते हैं। पहली क्वाइल इस तरह रख 2 कंडक्टर के साथ, दूसरी क्वाइल यहाँ पर उठाकर रखिए,
दो कंडक्टर के साथ एक कॉइल ये रहा। बाकी आगे इनका इसमें कनेक्शन करें इंटरकनेक्शन। क्या बनती है बाइंडिंग बन गई यस सर। बनी बाइंडिंग का तो हम क्या कह सकते हैं बाइंडिंग किसे कहते हैं एक कॉइल या कॉइलों के समूह को हम क्या कहते हैं वाइंडिंग। बाइंडिंग कहते हैं। बस अंतर कुछ नहीं होता है किसी कॉइल को उठाए और यहाँ से रखना शुरू किए एक कॉइल को ऐसे रखे इधर लेकर गए यहाँ लेकर आए इस तरह से होते हुए ये लास्ट में जो कनेक्ट कर ये भी तो बाइंडिंग कर दी कॉइल क्या है एक ही कॉइल है ना यस सर। तो वेव बाइंडिंग ऐसे होती है ऐसे चलती रहती है वेव बाइंडिंग एक ही कॉइल रहती है पूरा सब में लास्ट में दो कनेक्शन निकालिए लैब में क्या होती है कई कॉइलों का यूज किया जाता है इसमें लैब एक कॉइल दो लाख में लगे तीन कॉइल बाद में उनका कनेक्शन आपस में बाहर करते हैं वेव में क्या होता है एक ही कॉइल होती है सांप की तरह से सारे सलाखों से होते हुए कवर कर लेती है पूरे आर्मेचर को समझ आया तो वो भी बाइंडिंग ही होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कॉइल या कॉइलों के समूह को हम क्या कहते हैं बाइंडिंग नहीं पैरेलल पाथ इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ से एक ही कॉइल आकर सेगमेंट पर जोड़े जाते हैं यही रीजन है कि वेव बाइंडिंग के पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है समझ आया और लैब में तो जितने बाइंडिंग कॉइल रहेंगे उनसे पैरेलल पाथ आते हैं लैब में जितनी कॉइलें होती है उस हिसाब से पैरेलल पाथ आते हैं और वेव में तो निकल तो रहे दो एक सेगमेंट पर एक को जोड़ देंगे दूसरा दूसरे को जोड़ देंगे हो गया तो पैरेलल पाथ समझ आया तो हाँ देखो एक्चुअली में ये ऐसे रहता है बाद में ऐसा हमारे बताते सेगमेंट ठीक है ना बाद में हम सेगमेंट कर यहाँ से ऐसे यहाँ से बाइंडिंग कर कैसे लेकिन बाइंडिंग भी एक है क्वाइट एक ही है एक ही क्वाइट सारे आर्मेचर में रख दो नहीं समझ आया क्या कंडक्शन देखे हो तो उसमें जो ऐसे फिगर में दो रेजिस्टेंस में पैरेलल दिखा रहा है आपकी डीसी मशीन जब पढ़ाई जाती है याद रखना तो केवल और केवल लैब बाइंडिंग में पढ़ाते हैं कोई नहीं कभी वेव बाइंडिंग पर कोई पढ़ाया है सर ये किसी वक्त हमारी तो आगे के सर एक बार वेव बाइंडिंग बताएंगे वेव बाइंडिंग कंडक्शन कैसे होता है कैसे कंडक्टर से जुड़ते हैं या सेगमेंट कैसे जाकर जुड़ते हैं जो रहता है नहीं पढ़ाते हाँ तो हम नहीं पढ़ाते उनकी गलती है अभी जब हम बाइंडिंग यहाँ करवाएंगे तो बाइंडिंग में टोटल 4 डायग्राम होंगे कितने डायग्राम 4 डायग्राम ठीक है पहले स्कीम बनाएंगे फिर बाइंडिंग करेंगे फिर रिंग डायग्राम बनाएंगे और हाँ 4 डायग्राम बनाएंगे देखो पहले स्कीम बनाएंगे हमें बाइंडिंग करनी कैसे है उसके बाद बाइंडिंग डायग्राम बनाएंगे उसके बाद पोजीशन आप ब्रश ढूंढेंगे और लास्ट में डायग्राम बना के पाथों की संख्या ठीक है ना फाइनल कितने पाथ निकलेंगे एक बार इस बाइंडिंग तो आज क्लियर हो जाएगा कि लाइन में आपको दिखा देंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल और वेव में आपको वही दिखा देंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 सीधे तब समझ में आएगा ना यस। तो ये बाइंडिंग जब पूरा बनवाएंगे तब हम दिखाएंगे केवल 2 ही वायर आएंगे देख लो आपके लास्ट में पैरेलल पाथ की संख्या केवल 2 ही आएगी वे बाइंडिंग चाहे जितनी बड़ी होगी हम 2 ही केवल टर्मिनल फाइनली निकालेंगे 2 जगह ही ब्रश लगेगा जबकि लैप बाइंडिंग में जितने पोल रहेंगे मैं उतना ब्रश लगेगा सीधे सीधे तो पैरेलल पाथ की संख्या वहाँ उतना ठीक जो बनाएंगे तो समझ में आने लगेगा अभी ये टर्न हम समझाने के लिए बताएं कि कैसे एक ही क्वाइल पूरी बाइंडिंग कैसे कवर करें ठीक है ना अभी कंफ्यूजन ना हो तो आप लोग अभी क्वाइल अलग खेल रहे हो ना तो भूल जाए केवल क्वाइल हो एक ही क्वाइल पूरी पिच यस सर पानी पीना मना है सर 2 मिनट
यहाँ पर कितनी फाइल बनाए 11 बजे आपको समय मिलेगा। 2 फाइलें हैं। यस सर। कितनी फाइलें हैं 2। 2 फाइल। दोनों फाइलें आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे ऐसी बाइंडिंग को ओवरलैप बाइंडिंग करेंगे। क्या सर? ऐसी बाइंडिंगों को ये क्या कहते हैं लैप। लैप बाइंडिंग क्या कहते हैं लैप बाइंडिंग। और वेब बाइंडिंग में क्या होता है ओवरलैप नहीं करते। इंटरकनेक्ट होती है। अगर इसका कनेक्शन इससे जोड़ दें